everyone, this is Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Center Law. In this video, we are going to study very important topic, that is the salient features of a RTI Act और स्कोप ऑफ द आरटीआई एक्ट. ये जानना बहुत जरूरी है कि 2005 में आरटीआई एक्ट आया था तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं. फीचर्स का क्या मतलब आप समझते हैं? समझना ये है कि जब भी कोई एक्ट आता है तो उसके फीचर्स हम समझते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहेगा, क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं फीचर्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम मेजर हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट देखेंगे कि सारे फीचर्स को हम पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक सेक्शन को पढ़ना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है. तो हम बस उस चीज को फोकस करेंगे जो आपको पर्टिकुलरली एग्जाम्स में लिखेंगे और आपको उससे नंबर मिलेगा. ठीक है. आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था. उससे पहले हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था जो कि डील करे राइट टू इंफॉर्मेशन. बस हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था जिसको आर्टिकल 19(1)(a) के नाम से जाना जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट ऑल्सो अलाउ to access or impart to seek information from the public authorities. हमारे पास बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक लॉज नहीं था. द क्वेश्चन विल बी कम इन योर माइंड कि व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक लॉज एंड व्हाट अबाउट द जनरल लॉज. देयर आर सम डिफरेंस अबाउट द जनरल लॉज एंड स्पेसिफिक लॉ. जनरल लॉज आर दोज लॉ which are dealing with the entire subject and so many subjects. Apart from that, apart or including the right to information, that is a general act. We can also call the constitutional act is a general act for the right to information. But when we are talking about the specific act or special act, that is a right to information, that is talk entirely about the right to information. अगर कभी भी कोई disputes होता है between the conflict arise between the general law or the special law, the special law will prevail. Why we say that the special law will be prevail? क्योंकि it is made for the special purpose, like right to information. जैसे कि अब हम देखें कि साइबर लॉज जैसी चीजें, साइबर क्राइम हमारे कंट्री में लॉ इज अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट. ये इवॉल्व होने के टाइम से आता है और उसको हम रिकॉग्नाइज करते रहते हैं. तो जब पहले क्या था कि आईटीज लॉज को या साइबर क्राइम को, ये सब चीज़ों को हम नहीं इतना इम्पोर्टेंस देते थे, ना ही कि हम रिकॉग्नाइज किए थे. लेकिन अब क्या है हमारे पास आईटी लॉज है. तो आईटी लॉज इज व्हाट? आईटी लॉज इज ए स्पेसिफिक लॉज. और अगर आईपीसी में देखें तो आईटी लॉज के भी आईटीज के प्रोविजंस दिए हुए हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आईटी लॉ में और जनरल लॉज में आईपीसी में अगर होगा कॉन्फ्लिक्ट तो हम आईपीसी को प्रिवेल करेंगे. नहीं, स्पेसिफिक लॉ को प्रिवेल कराएंगे, स्पेशल लॉ को प्रिवेल कराएंगे. ठीक है, क्योंकि वो उसी चीज के लिए बना है, उसका वाइडर स्कोप हो सकता है, वो बहुत अच्छे से डील कर रहा है उस चीज को, इसीलिए हम स्पेशल लॉ को प्रोवाइड करेंगे. तो उससे पहले आरटीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था जो सिर्फ सेक्शन 19 बात करता है. 2005 में अकॉर्डिंग के अपने कंट्री के अकॉर्डिंग के नीड के पर्सपेक्टिव को देखते हुए पार्लियामेंट को ड्राफ्ट करना पड़ा आरटीआई टू राइट टू इंफॉर्मेशन 2005. जब भी आप लिखोगे सेलेंट फीचर तो यू हैव टू राइट द एक्ट इज कॉल्ड अ राइट टू इंफॉर्मेशन. दैट एक्ट इज इनेक्टेड ऑन 2005. Earlier the such act is law not specific. ये काटना है यहाँ से, ये भी जो बोले हैं. तो पहले क्या था कि पहले हमारे पास कोई भी लॉज नहीं थे अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 19(a). क्यों नहीं थे? क्योंकि आपको पता है कि ज्यूरिस्ट जो है हमारे बताए हैं कि बहुत लॉ की डेफिनेशंस दी हैं कि लॉ उनके नज़र में क्या है. तो जैसा कि आपको पता है कि लॉ देखिए तो लॉ जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनता है, सारी चीजें बनता है. तो उसी तरह हमें 2005 के में लगा या 2003 में एहसास हुआ कि लॉ हमें ऐसा चाहिए, तो उसके बाद ही आया. ठीक है, उससे पहले नहीं था. तो ये सारी चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखोगे, दैट डेफिनेटली फेच योर मार्क्स. फिर ये आता है इट एक्सटेंड होल द इंडिया एक्सेप्ट ओरिजिनली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इट्स कमेंसमेंट. माइंड इट वेरी क्लियरफुली कि ये लिखा है एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया यहाँ पे एक्सेप्ट जो है ना आपका वैसा एक्सेप्ट नहीं है, ये फॉलो कर रहा है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
जब भी आप ये लिखते हो द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया, आप एक्सेप्ट वाला जो है वो लिखते हो, लेकिन आप बाद में आपको ये भी लिखना होता है कि वाई इट एक्सटेंड्स होल ऑफ द इंडिया। वाई? क्योंकि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द नाउ द ऑल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ द स्टेट, ये आपको लिखना होता है। आप ये नहीं लिख सकते हो सिर्फ कि एक्सेप्ट इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया, ये लिखना सही नहीं होगा। ये जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि यू हैव नो नॉलेज ऑफ सच थिंग्स, आपको ये पता ही नहीं है कि क्यों अब अप्लाई हो रहा है। यू हैव टू राइट अ रीजन ऑल्सो विथ अ लॉजिक व्हाई इट एक्सेप्ट होल ऑफ द इंडिया, बिकॉज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये आप लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे। उसके बाद क्या आता है तीसरा पॉइंट, इट पर्पस टू प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल स्कीम फॉर द सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड इन द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटीज का है। The questions come in your mind, who is the public authority? The answer is mentioned in the section 2H of the RTI Act, where it includes all the authorities, whether the local authorities, other authorities, and or even the NGO is liable for the authority. Why NGO is? NGO क्या है? NGO का मतलब आप क्या समझते हैं? Let me explain one thing. एनजीओ को कभी भी कोई भी सरकारी ना समझना, दैट इज अ फुल फॉर्म इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट, दैट इज अ नॉन गवर्नमेंट। लेकिन तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सारे एनजीओ रिस्पॉन्सिबल है एज अ पब्लिक अथॉरिटी? नो, द फंड इज 50%। ये रूल होता है, बाई रूल है। आप आ गए हो 10th सेमेस्टर में, यू नो द रूल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। द एनजीओ हैव आल्सो अ रूल, एनजीओ का अगर फंड 50% से अधिक जा रहा है, दैट हेल्ड बी लाइबल एज अ पब्लिक अथॉरिटी। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? तो पब्लिक अथॉरिटीज में एनजीओज भी आ सकते हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल भी आ सकते हैं, क्योंकि दे आर होल्डिंग सम कैपेसिटी टू डू रनिंग द स्कूल, तो दे आल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन ऐसे करना है, पढ़ना भी इसी तरह है, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी लिख रहा है, आप इसको रिसर्च करो कि कौन कौन पब्लिक अथॉरिटी आ सकता है। 2H में तो डिफाइन कर दिया, लेकिन 2H के अलावा भी अगर हम किसी बाहर के ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या क्या आएगा। ठीक है, टू प्रमोट अ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एवरी पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई का सिर्फ एक मतलब है, ट्रांसपेरेंसी जनरेट करना, अकाउंटेबिलिटी जनरेट करना। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हम जान सकेंगे कि हमारी सरकार कैसे चल रही है। अकाउंटेबिलिटी रहेगा, वहां पे पब्लिक अथॉरिटी इज लाइबल फॉर answerable for such act or such things। समझ में आ रहा है? It recognizes that informed citizenry and transparency are the essential for the democracy. We know the pillar of democracy is the accountability, transparency is democracy। अगर लोकतंत्र आपके देश में चल रहा है तो हर वो गरीब और अमीर इंसान रिस्पॉन्सिबल है जानने के लिए कि हमारी सरकार कैसी चल रही है। अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। ये रूल है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर हाउ डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू आरटीआई। whom आप ये पढ़ोगे को टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। इसका क्या मतलब है? जनता हमारे लिए किसके द्वारा चुना जा रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट लेस डाउन है। अगर हम अपने डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, वो खुद से बन के नहीं आते, वो खुद से बॉर्न नहीं हो सकते कि नहीं हम देश को चलाएंगे। नरेंद्र मोदी इज इलेक्टेड बाय अस, वी आर द पावर ऑफ अ रियल अथॉरिटी। मीन्स रियल अथॉरिटी हमारे पर लाई कर रही है कि हम अपने सरकार को चूज कर रहे हैं, तो सरकार को चूज कर रहे हैं तो दे आर आंसरेबल फॉर ऑल द एक्ट्स। हाउ दे आर रिलेटेड टू द एक्ट्स? We are giving a tax, says that government is collected our tax and the funded are generated, so many funds are there, how they are going to be used, कैसे वो यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, you are responsible for that। तो डेमोक्रेसी का पिलर है ये। The while the act promote disclose, it also recognize that there are a conflicting interest, security of the state confidentially there must be harmonized। harmonized का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना, कि सिक्योरिटी को भी हमें बैलेंस करना है और हमें कॉन्फिडेंशियली को भी मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि देश की जो सिक्योरिटी है वो कौन सी मिसाइल बना रही है, कौन सा प्रोटेक्शन फोर्स यूज करे,
उसको पब्लिक नहीं कर सकती, उसको नहीं दिखा सकती कि नहीं नहीं हम हमारी कंट्री जो है ये वाला यूज करके हमारे देश को वो अगर पता चल जाएगा तो हमारे जो टेररिस्ट हैं वो अवेयर हो जाएंगे और हमारे टेररिस्ट भी इजीली घुस जाएंगे। कौन से बॉर्डर पे हम कौन सी सिक्योरिटी रखे ये चीज तो हम नहीं पब्लिक कर सकते ना, दैट इज अबाउट द कॉन्फिडेंशियल मैटर। उस कॉन्फिडेंशियल को भी बचाना है और सिक्योरिटी को भी बचाना है, दोनों को हमें बचाना। सिक्योरिटी क्या है, हर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में हर इंसान का फंडामेंटल राइट है, तो कहीं वो फंडामेंटल राइट को भी वो वायलेट ना हो और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मैटर भी वायलेट ना हो। तो दोनों को हार्मोनाइज करते हुए इस एक्ट को बनाया गया ताकि पब्लिक इंटरेस्ट भी फुलफिल हो सके और हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर भी हो। जैसे सेक्शन 8 में दिखाया गया कि किस किस ग्राउंड पे एग्जेप्शंस है, वहां पे आपको नहीं मिल सकता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेन टर्म्स में आप देख सकते हो। तो ये आपका खत्म हुआ सीलेंट फीचर्स और स्कोप आपको पता है ये एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।